Hello and welcome to my channel. Today we are going to start unit number 6, which is techniques, or you may call it types of financial statement analysis. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है या ये किस किस्म का प्रोसेस होता है। Basically, financial statement analysis is the process of examining relationship among financial statement elements and making comparison with relevant information. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, दैट आर एसेट, ओनर इक्विटी, liability, expenses and revenue. इसको हम एग्जामिन करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, थ्रू डिफरेंट रेशियो, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, ताकि हम उन इंफॉर्मेशन में रिलेवेंसी को देख सके और इसमें कंपैरिजन कर सके। कि फॉर एग्जांपल अगर एक साल में एक वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 5 है और नेक्स्ट ईयर जो है वो वैल्यू 5 से बढ़कर 10 है, तो if the value of 5 is sale and it increased from 5 to 10, it indicates us that the sales is increased by 5 or 100%. ठीक है जी। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंसी चेक करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, किस चीज की कंपैरिजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के दरमियान। फिर इसमें मुख्तलिफ एनालिसिस की टेक्निक जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इट इज अ वैल्यूएबल टूल यूज्ड बाय द इन्वेस्टर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड अदर जो भी स्टेक होल्डर या जो भी आपका इससे रिलेटेड बंदा होता है जो इसमें इंटरेस्टेड होता है, ये इसलिए इसको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करता है ताकि वो मुख्तलिफ फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सके। और ये एक ऐसा टूल है जो कि हम डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं और जो कि रिलेट होता है आपके स्टॉक के साथ, आपके जो बॉन्ड्स है या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या जितने भी आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टर और क्रेडिटर याद रखे या जितने भी हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, ये इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सा स्टॉक, कौन सा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है या जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसका रिटर्न क्या आ रहा है, ताकि हम क्या कर सके, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंड टू एनालाइज और टू असेस द पास्ट परफॉर्मेंस, the current position of the company or a firm, and to make prediction about the future performance of a company. इसलिए हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। पास्ट में हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन पास्ट में क्या थी, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो क्या थी, देन वी ट्राई टू एनालाइज द करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड on the basis of analysis of past and current situation, we may or we might be able to predict about the future performance of the company. So in the coming slides we will try our best to learn about some techniques which will indicate us about the future performance of the company. ठीक है जी। Coming toward the next slide, investor who buy stock are primarily interested in a company's profitability and their prospects for earning a return on their investment by receiving dividends and or increasing the market value of their stock holdings. अब वो इन्वेस्टर जो कि स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, they might be interested in the company's profitability index. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी,
ये किस पर्सपेक्टिव की तरफ जो है वो जा रही है, इनका अर्निंग कैपेसिटी कितना है, ये इन लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये हमें कितना रिटर्न देगा। ऑल ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस आर एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। और ये इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं ताकि इनको पता लग जाए कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही है या नहीं। अगर तो उनका रिटर्न हाई है, यानी कि जो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आरओआई अगर उसका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हाई है, तो इट्स मीन के दे आर पेइंग हाई अमाउंट। अगर अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर उनका ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न ज्यादा दे रही है। ठीक है जी। तो या मार्केट में इसकी वैल्यू या जो भी स्टॉक जो इन्वेस्टर खरीदता है, क्या उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो रही है कि नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ रही है या नहीं, लोग इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है जी। तो ये मकसद भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम इन्वेस्टर इसलिए भी देखता है ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी को देख सके। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई क्रेडिटर और अदर इन्वेस्टर आर interested in financial statement analysis. So the answer is creditor and investor who buy debt securities such as bonds are more interested in liquidity and solvency. जो क्रेडिटर और अदर जो पार्टीज होती है वो डेट सिक्योरिटी इसीलिए परचेज करती है या जो है वो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस इसलिए करते हैं कि वो डेट सिक्योरिटीज को परचेज करे या ना करे। यानी कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अदर जो क्रेडिटर्स है अगर वो लोन दे रहे हैं तो क्या उसको लोन जो है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जब हम मुख्तलिफ एनालिसिस करते हैं, सो इट मेक अस एनेबल टू प्रिडिक्ट अबाउट दी liquidity and the solvency about the firm। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्रेडिटर जो इंटरेस्टेड होते हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो देख सके कि कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो क्या है, जिसका मतलब ये है कि उसके पास करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए करंट एसेट कितने हैं, या इसके पास कितने ऐसे लिक्विड एसेट है जिसको कन्वर्ट करके अब ये अपने ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकता है, या इसके पास जो ओवरऑल लाइबिलिटीज है इसको मीट करने के लिए कितनी पावर है इसके पास, एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसके पास कितने एसेट्स है। तो ये इसका सॉल्वेंसी रेशियो हो सकता है। सो इन शॉर्ट, टू कंक्लूड दिस स्लाइड, investor is interested in FSA in order to know about the profitability of the firm, and the creditors are interested in FSA to know about the liquidity and solvency of the firm. In short, we can conclude that financial statement analysis is done to assess the firm's past, present, and future financial conditions, which is already discussed in the previous slides. It is done to find firm's financial strengths and weaknesses. इसके अलावा FSA को इसलिए भी कंडक्ट किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जाए। Now there are some primary tools for financial statement analysis. These are the tools which are used for financial statement analysis, or simply we can say that it is used for the analysis purpose. The first one is financial statement and comparison of financial ratios to past industry sector in all firms। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके अलावा कंपैरिजन के लिए ताकि हम देख सके कि कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा फर्म हमारा जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। तो these are some primary tools which are used in FSA. Objective
of ratio analysis. What are the objective of ratio analysis, or you may call it as a analysis? क्यों हम एनालिसिस करते हैं, इसका मकसद जो है वो क्या होता है? सो द फर्स्ट आंसर इज स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन. The very first objective of the ratio analysis is to conduct analysis in order to standardize that financial information. For what? For comparison purpose. यानी कि जब आप मुख्तलिफ रेशियोज की एनालिसिस आप करते हैं तो इसको आप इसलिए कंडक्ट करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन वहां से मिल रही है आपको, उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सके, कंपैरिजन के लिए जो है वो यूज कर सके, और ये एक स्टैंडर्डाइज हो, यानी कि इजीली जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है जी. The second objective of ratio analysis is to evaluate current operations. जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारी मौजूदा ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोसेस में चल रहा है, इसको एवेल्युएट करना, इसके बारे में जानना कि व्हाट इज आवर पोजीशन, हमारी लिक्विडिटी क्या है, हमारी इंसॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. तो इन सब के बारे में जो है वो उसको इवेल्युएट किया जाता है. करंट ऑपरेशंस को इवेल्युएट करने के लिए हम रेशियो एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं. द थर्ड वन इज टू कंपेयर परफॉर्मेंस विद पास्ट परफॉर्मेंस. इसलिए भी हम रेशियो एनालिसिस को करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके आज जो हमारी पोजीशन है या जो सेल्स आज हमारी है, प्रीवियस ईयर में हमारी पोजीशन क्या थी और हमारी पोजीशन क्यों कमजोर थी, और अब अगर हम अच्छे हुए हैं या जो है वो हम उससे भी डाउन चले गए हैं तो इसके रीजंस क्या है. तो बेस्ड ऑन द रेशियो एनालिसिस वी कैन कंपेयर आवर सेल्फ और आवर परफॉर्मेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस. ठीक है जी. पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए या करंट उसको देखते हुए हम प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे कि हमने कितना जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी हमने अचीव की या कितना प्रोग्रेस हमने कर लिया है. ठीक है जी. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस. द फोर्थ वन इज टू कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर फर्म्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. इसलिए भी हम रेशियो एनालिसिस करते हैं ताकि हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जो है वो कर सकते. इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी जो है वो कह सकते हैं, जिसमें आप फॉर द सेम टाइम पीरियड आप डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, फर्म्स को आप जो है वो देख रहे होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है या उनके स्टैंडर्ड्स को आप देख रहे होते हैं. ठीक है जी. कि व्हाट वर द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट इंडस्ट्री और फर्म. तो द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेयर परफॉर्मेंस विद अदर कंपिटिटर्स, विद अदर फर्म्स, विद द सेम इंडस्ट्री, और जो भी आपके साथ जो है वो कंपटीशन में हो तो उसके साथ उसको कंपेयर करना. स्टडी द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. So in the objective of ratio analysis, we not only evaluate the current operations, but we also try our best to study the efficiency of that operations. Efficiency जो है वो लाने के लिए हम इन operations को पढ़ते हैं, और operations में efficiency तभी होगी whenever the risk of operations is minimized. जब आपकी ऑपरेशंस में लूप होल नहीं होगा, जब आपके ऑपरेशन जो है वो ठीक चल रहे होंगे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली जो है वो क्वालिटी बेस्ड और क्वांटिटी बेस्ड दोनों तरीकों से जो है वो ठीक होंगी, तो ओनली देन योर एनालिसिस विल टेल यू द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेशियो एनालिसिस. दोबारा से मैं थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ. The first one is to standardize the financial information ताकि हम उसमें कंपैरिजन कर सके. दूसरा, करंट ऑपरेशंस को इवेल्युएट करने के लिए भी हम रेशियो एनालिसिस करते हैं. पास्ट परफॉर्मेंस के साथ अपने आप को अपनी करंट पोजीशन को कंपेयर करने के लिए हम जो है वो
एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के लिए, ताकि हम अपने कंपटीटर्स के साथ जो है वो देख सके कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस को स्टडी करने के लिए और रिस्क ऑफ द ऑपरेशन को स्टडी करने के लिए, ताकि हम देख सके कि कौन सी ऐसी पोटेंशियल्स हमारे फर्म में है कि जिसको हम फॉलो करके या पोर्टफोलियोज बना के हम अपने रिस्क को या ऑपरेशन जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है उसको कम से कम कर सके और मिनिमाइज कर सके। थैंक यू सो मच।